घटना लगातार होती रही और प्रशासन देखता रहा। लेकिन 2013 में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। जैसा प्रदर्शन हुआ वैसा ही 2013 में हुआ था। तब क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूं, किस तरह का प्रदर्शन हुआ। क्या ऐसा ही हंगामा हुआ? 2013 में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ, वहां पर भी इस तरह की चीजें देखी गई, सड़कों पर मजदूर दौड़ते नजर आए, हंगामा होता रहा। 21 फरवरी की बात कर रहा हूं, जहां पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया था। ट्रेड यूनियन बंद के दौरान यह हालत बिगड़े थे और करीब 500 जगहों पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, 15 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई, 50 से ज्यादा वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, लाठीचार्ज किया गया, रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया गया। सेक्टर 83 में मदरसन सुमी कंपनी में यह घटना हुई थी। भीड़ ने फैक्ट्री गेट और वाहनों के आग लगा दी थी और यह हिंसा सेक्टर 58, सेक्टर 63, सेक्टर 64, सेक्टर 67 तक फैल गई थी। करीब 3 किलोमीटर एरिया में जमकर तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई। हिंसा से 1200 फैक्ट्रियां प्रभावित हुई थी। मदरसन कंपनी में भी, उस समय भी और आज भी। कर्मचारियों की सैलरी अब तय कौन करता है? जिस बात को लेकर झगड़ा था, जिस बात को लेकर मजदूरों में गुस्सा था, यह समझ लीजिए कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी कौन तय करता है और इसके क्या क्या मानक होते हैं। आजकल कंपनियां सीधे कर्मचारी नहीं रखती हैं। ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? वो हायर करती हैं कुछ बड़ी कंपनियों को, जिसमें कंपनियां परमानेंट करने से बचती हैं। आगे जाके दबाव नहीं होता, क्योंकि जितनी भी जो मैन पावर बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी मैन पावर कंपनियों को हायर कर लिया जाता है, उन्हीं के थ्रू कर्मचारियों को रख लिया जाता है। इससे कंपनी सीधी जिम्मेदारी से बच जाती है। सैलरी बढ़ाने की जिम्मेदारी, उनको परमानेंट करने की जिम्मेदारी, उनका पीएफ, उनकी ग्रेच्युटी, ये तमाम तरह की जिम्मेदारियों से कंपनी बच जाती है। क्योंकि बीच में एक कंपनी आ जाती है जो कि पावर मैनेजमेंट कंपनी जिसे बोलते हैं, मैन पावर सप्लाई करती है, मैन पावर कंपनियां। अब कंपनी मैनेजमेंट कंपनी की पॉलिसी और बजट के आधार पर फैसला लेता है। एचआर सैलरी स्ट्रक्चर, इंक्रीमेंट और पे रिवीजन तैयार करता है। कंपनी मालिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेतन बढ़ोतरी और कटौती को मंजूरी देते हैं। सरकार न्यूनतम वेतन तय करती है, जिसमें कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। लेबर डिपार्टमेंट, श्रम विभाग नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो ये देखता है। जिसने नहीं देखा, ट्रेड यूनियन कर्मचारियों की तरफ से भी सैलरी बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जाता है। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो लेबर की कर रहे हैं, मजदूरों की कर रहे हैं। और कंपनियां ज्यादातर, जिन कंपनियों के जो कंपनियां तय करती हैं, उनके बोर्ड तय करते हैं, वो उनके परमानेंट कर्मचारी होते हैं। वो चीज अलग हो गई। लेकिन आज सड़कों पर गुस्सा तो मजदूरों का था। अब यह भी पता करते हैं कि देश में मिनिमम वेजेस कितने हैं, इसको समझने की जरूरत है। भारत में मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं है, ये राज्य काम और स्किल के आधार पर तय होते हैं। अब एक अनस्किल्ड साधारण काम के लिए केंद्र सरकार ने मोटा मोटी जो स्वरूप तय कर रखा है वो 20,300 रुपए महीना है। सेमी स्किल्ड के लिए यानी कि अर्धकुशल के लिए 22,500 रुपए महीना तय कर रखा है। और अगर आप स्किल्ड हैं, आप कुशल वर्कर हैं, कुशल मजदूर हैं, तो 24,800 रुपए महीना आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये दूर की कौड़ी है। ये जो केंद्र सरकार ने अपने वेजेस तय कर रखे हैं वो मिलते ही नहीं हैं। और उन्हीं वेजेस को नहीं मिलने को लेकर सड़कों पर आज उत्पात देखा गया। देश में सरकार कई तरह की मुफ्त रेवड़ियां बांटती हैं। अब आप देखिए खेल क्या हुआ। असल में हो क्या रहा है, अपनी राजनीतिक फसल काटने के लिए, राज्यों में सरकार बनाने के लिए आजकल सरकार मुफ्त रेवड़ियां बांट रही है, फ्रीबीज की घोषणाएं कर रही है। और फ्रीबीज की घोषणाएं जब हो रही हैं तो ये जो मजदूर, एक तो वो लोग हैं जिसमें राजनेता सरकार बनाने के लिए अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं कि आप इतने पैसे ले लो, आप इतने पैसे ले लो, आप इतने पैसे ले लो। और दूसरे कौन लोग हैं? दूसरे वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो मेहनत, अपना पसीना बहा रहे हैं, फैक्ट्रियों में मशीन चला रहे हैं। उनके लिए क्या वाकई उनकी जो मेहनत है, उनका जो पसीना है, उस हिसाब से मिल रहा है? तो जो फ्रीबीज की घोषणाएं मिल रही हैं, जो सरकार के खजाने पर बोझ बनी हुई हैं, जहां से सरकारें खोखली होती जा रही हैं। हाल ही में जो बजट आया था, बजट में जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें भी फ्रीबीज को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। आज जो लोग आपने सड़कों पर देखे,
उन सड़कों पर बैठे लोग वो थे, हंगामा करने वाले वो थे जो फैक्ट्रियों में पसीना बहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जब उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा, तो वो सड़कों पर उतरकर उन्होंने हंगामा काट दिया, पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा को हिला दिया, दिल्ली एनसीआर को हिला दिया। अब सोचिए कि फ्रीबीज की घोषणाएं पाने वाले लोग 3,000, 5,000 फ्री में पाने वाले लोग, महीने में 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल फ्री में पाने वाले लोग, अब अगर सरकारें इन योजनाओं को बंद किया, मुफ्त की रेवड़ियों को बंद किया, तो जो मुफ्त की रेवड़ियां पाने वाले लोग हैं वो भी एक बड़ा भीड़ तंत्र है, और वो भीड़ तंत्र अगर नाराज हो गया तो लोकतंत्र का क्या होगा? अब यह भीड़ तंत्र पैदा कौन कर रहा है? यह भीड़ तंत्र बना कौन रहा है? इस भीड़ तंत्र को मजबूत कौन कर रहा है? सरकार की योजनाएं मजबूत कर रही हैं। जब मेहनतकश लोगों में, मेहनतकश मजदूरों में, मेहनतकश किसानों में इतना गुस्सा है, तो जनाब मुफ्त की चीज बंद करेंगे तो यह भीड़ तंत्र बड़ा खतरनाक हो सकता है। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, वैसा ही भीड़ तंत्र एक ऐसा तंत्र जो वक्त के साथ मजबूत होता जा रहा है। तो ये आपको बता दूं, ये तमाम परिस्थितियों के साथ ये भी जान लीजिए कि भीड़ तंत्र आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। भीड़ तंत्र बड़ा तो कानून का डर खत्म हो सकता है। फैसले गुस्से और अफवाह पर होने से लगेंगे, और तमाम सारी बातों के बीच जो तथ्य हैं, तथ्य पर नहीं, और तोड़फोड़ आम बात हो सकती है। निवेश और उद्योगों पर इसका असर हो सकता है। ये तमाम बातों के साथ साथ वो घटनाएं हो सकती हैं। आम आदमी की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख कमजोर होगी। सोशल मीडिया से भीड़ जल्द भड़क सकती है। एक घटना से देश भर में अस्थिरता पैदा हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र ही है। इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। और लोकतंत्र में अगर भीड़ तंत्र बढ़ गया, भीड़ तंत्र का राज अगर बढ़ गया, भीड़ तंत्र का गुस्सा बढ़ गया, तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। आज की घटना, आज की तस्वीर यह बताती है, और सरकारों को इस पर सोचने की जरूरत है। और सरकार अगर नहीं सोची तो आप सोचिए कि क्या होगा। कब कब क्या हुआ। भीड़ तंत्र की छोटी छोटी झलक मैं आपको बताता हूं कि देश में कब कब भीड़ तंत्र अगर आया तो उसकी स्थिति क्या हुई, उसने क्या असर डाला। नोएडा के हाउस हेल्प ने, आपको बता दें कि नोएडा में हाउस हेल्प ने एक सोसाइटी है। उस सोसाइटियों में क्या हुआ, उस सोसाइटी में ये हुआ कि वहां पर एक काम करने वाली कर्मचारी थी, उसका झगड़ा अपने मालिक से हो गया, किसी बात को लेकर हुआ। वो अपने सारे साथियों को बुला कर ले आई। 250 लोग उस सोसाइटी में घुस गए, पूरी सोसाइटी को बंधक बना लिया, पूरी सोसाइटी में तोड़फोड़ की गई। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में अभी एक घटना हुई। पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को घेर कर बंधक बना लिया गया। 7 कानून के अधिकारी उन्हें बंधक बना लिया गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ आपको याद, भीड़ ने ट्रेनों में किस तरह हंगामा काटा। किसान आंदोलन आपने देखा कि भीड़ इकट्ठा हुई तो क्या हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ। छोटे मोटे विवाद भी किस तरीके से बड़े हो गए। कई बार गुस्से में लोग अपने कानून हाथ में ले लेते हैं, इससे कानून और व्यवस्था पर असर पड़ता है। लेकिन यह मानस समझने की कोशिश कौन करेगा। हर घटना में साजिश तो नहीं हो सकती। दर्द समझने की कोशिश कौन करेगा। अरे 9 तारीख को आंदोलन किया गया था। 9 तारीख से जिस तरीके से आनन फानन में एक छोटा सा कर्मचारी से लेकर और मुख्यमंत्री तक हर कोई सजग हो गया। सब किसी ने यह जानने की कोशिश की 9 तारीख से अगर नोएडा में कर्मचारी बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त डीएम उनसे मिलने क्यों नहीं पहुंची। नोएडा के डीएम को, नोएडा के पुलिस कमिश्नर को वहां जाकर बात नहीं करनी चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, उसके अधिकारी क्या कर रहे थे, यह पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन का फेलियर था। इसे कोई भी रूप देने की कोशिश की गई हो, क्योंकि उनकी मांगे क्या थी। मैं बताता हूं कि उनके मांगे क्या थी, जिसे लेकर पूरा बवाल हुआ। मैं आपको समझाता हूं कि उसके मांगे क्या थी। मांगे यह थी कि हरियाणा में करीब 35% वेतन बढ़ा है, तो हमारे वेतन के बारे में भी सोचिए।
मांगे ये थी यूपी में भी उसी तरह से सैलरी बढ़ाई जाए, ओवर टाइम करने पर दोगुना भुगतान किया जाए, बोनस सीधे बैंक के खातों में ट्रांसफर किया जाए, हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और सैलरी स्लिप हमें मिल जाए, सप्ताह में कम से कम 1 दिन की छुट्टी हमें मिल जाए, छुट्टी के दिन अगर हमसे काम करा लिया जाता है तो हमें दुगना भुगतान दिया जाए, फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का पूरा पालन किया जाए। यही तो मांगे थी और ये वो मांगे हैं जो सरकार के विभागों में, श्रम मंत्रालय में ये कानून है, ये नियम है, ये तमाम फैक्ट्री मालिकों को मानना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा। यही तो मांगे थी, ये तो लागू हो जाना चाहिए था। पर उन मजदूरों की आवाज को किसी ने सुना नहीं, लेकिन जब हंगामा हुआ, सड़कों पर गाड़ियां जलाई गई, घंटों ट्रैफिक जाम रहा, पूरे दिल्ली एनसीआर की हालत खराब हो गई, नोएडा के कई सेक्टर में कानून व्यवस्था लोगों ने, मजदूरों ने हाथ में ले ली, उन मजदूरों ने हाथ में ले ली जो अपनी मांगे कर रहे थे। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेघा रूपम ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए, मांगे मान लीजिए। कौन सी मांगे? जो उनका हक था, जो नियमों में था। सुनिए क्या कहा। पहला निर्देश, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर की जो डीएम है मेघा रूपम, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों की जो मांगे मानी गई हैं, क्या वो उनका हक नहीं था? क्या श्रम मंत्रालय में या जितने भी नियम हैं उसमें ये सभी लागू नहीं होना चाहिए था? ये पहले से लागू क्यों नहीं थे? आप क्यों कह रही हैं कि उनकी बात को मान लिया गया? ये सब लागू होने चाहिए थे, ये उनको मिलना चाहिए था, और अगर नहीं मिलना था, नहीं मिल रहा था, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? डीएम जिले का मालिक होता है, उसका ये काम होता है कि जो नियम बने हैं वो नियम उस जिले में संबंधित व्यक्ति से माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे। श्रम मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय क्या कर रहा था? जितनी भी मांगे मानने की बात की गई हैं, जो डीएम मेघा रूपम कर रही थी, ये बातें तो पहले मान ली जानी चाहिए थी। ये उनका हक था, ये नियम था, क्योंकि दूसरे राज्यों में या केंद्र सरकार का जो लेबर डिपार्टमेंट है वो भी इन हक की बात करता है। फिर इतनी देरी कैसे हो गई? 9 तारीख का आंदोलन देरी कैसे हो गई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी तय करनी होगी। ऐसे लोगों को, गंभीर लोगों को नियुक्त करना होगा जो कम से कम इस बात को गंभीरता से समझें कि कब क्या होना चाहिए। अगर नियम है तो उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है? इसी को लेकर हमने एक सर्वे कराया। हम जनता के बीच गए, वहां जाकर लोगों से कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल आपके सामने कि क्या नोएडा का प्रशासन हक की लड़ाई था या फिर कानून को चुनौती? लोगों की जो राय निकल कर आई वो आपके सामने। करीब 66% लोगों ने कहा यह हक की लड़ाई थी। 13% लोग बोल रहे थे कि दोनों, कानून को चुनौती और हक की लड़ाई, दोनों का जिक्र कर रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या सड़कों पर उतरी भीड़ लोकतंत्र को मजबूत करती है या फिर कमजोर करती है? जो लोगों की राय निकल कर आई, 38% लोगों ने कहा मजबूर करती है, मजबूत करती है। 55% लोगों ने कहा कमजोर करती है और 7% लोग कह रहे थे कि असर नहीं पड़ता। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या हिंसा के जरिए
क्या हिंसा के जरिए हक लेना जायज ठहराया जा सकता है? लोगों की राय। 19% लोगों ने कहा हां, हालात में, ऐसे हालातों में यह जरूरी होता है। 8% कह रहे थे कभी कभी यह ठीक होता है। 73% कह रहे थे कि नहीं, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सिस्टम की नाकामी ही ऐसे उग्र प्रदर्शन की वजह है? सिस्टम की नाकामी। 55% लोगों ने कहा यह पूरी तरह से सिस्टम की नाकामी थी, अधिकारी इसको गंभीरता से समझ नहीं पाए, इस मैटर की गंभीरता को समझ नहीं पाए। 23% लोगों ने कहा, 23% लोगों ने कहा कि नहीं, भीड़ इसकी जिम्मेदार है। 17% लोगों ने कहा कुछ हद तक, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुद्र विक्रम सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। मैं उन्हीं के पास चलता हूं। रुद्र विक्रम सिंह, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि जो कर्मचारियों की मांगें थी और नोएडा के डीएम ने कहा कि हमने उन लोगों की मांगें मान ली हैं और 2-3